नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के वीडियो का टॉपिक है प्री इंडिपेंडेंस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब है कि आज़ादी से पहले भारत में नेशनल इनकम का एस्टिमेशन। तो ब्रिटिश रूल के दरमियान भारत में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं थी और इसीलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट अगर करना हो तो यहाँ के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पर्सनल कैपेसिटी में ही प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। He was pioneer in this field। तो सबसे पहले हम दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। तो सर दादा भाई नौरोजी डोरजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को नवसारी नाम की जगह में गुजरात राज्य के अंदर हुआ था। He was also known as unofficial ambassador of India। दादा भाई नौरोजी was an Indian Parsi scholar। He was trader, businessman and also politician। ब्रिटेन में जाकर उन्होंने ब्रिटेन की एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। यूनाइटेड किंगडम में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, तो उनका जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन, उसके मेंबर बने थे बिटवीन 1892 टू 1895। He was also called as the first Asian to become British Member of Parliament। दादा भाई नौरोजी हमारे भारत में बहुत सारे लीडरों के गुरु भी थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और हमारे मोहनदास करमचंद गांधी। दादा भाई नौरोजी calculated the per capita income for the years of 1867 to 1870। Per capita income was only ₹20। The basic requirements of an ordinary laborer, एक सामान्य मजदूर की basic requirement at that time estimated by him was ₹34। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने ये देखा कि नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाई क्लास और मिडिल क्लास को चला जाता है और भारत में नेशनल इनकम का बहुत छोटा सा हिस्सा गरीब लोगों के पास जाता है। So it was in this context of growing disparities of income that दादा भाई नौरोजी spoke of two Indians कि अमीर वर्ग और ज़्यादा अमीर बनता जा रहा है और गरीब वर्ग जो है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो अमीर वर्ग के लोग और दूसरे बहुत ही गरीब लोग। And that is why he said that the prosperous India was the India of British and foreigners and the poor India was the India of Indians। अपनी बात को रखने के लिए दादा भाई नौरोजी ने कुछ पुस्तकें लिखी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने समझाया है कि भारत में जो गरीबी है वो ब्रिटिश रूल के कारण है। और उनकी दूसरी बुक थी एन इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। और अपनी बातों से उन्होंने ये सिद्धांत समझाया जिसका नाम है बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। So this theory was systematically initiated by Dada Bhai Nauroji in 1867। The drain of wealth theory depicts the constant flow of wealth from India to England, for which India did not get an adequate economic, commercial और मटेरियल रिटर्न। इसका मतलब है कि भारत में से इंग्लैंड की तरफ संपत्ति का लगातार वहन हो रहा है और उसके बदले में भारत को कोई भी आर्थिक या कोई भी कॉमर्शियल या कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के 4 कंपोनेंट्स है। इसका मतलब है कि ये 4 कंपोनेंट्स की मदद से भारत की संपत्ति इंग्लैंड की तरफ जा रही है। नंबर 1, सैलरी, अलाउंसेस एंड रेमिटेंसेस। इसका मतलब है ब्रिटेन के अधिकारी जो भारत में काम करने के लिए आते हैं तो उनको सैलरी, अलाउंसेस, रेमिटेंसेस इतने ज़्यादा मिलते हैं और वो पैसे जो है संपत्ति के फॉर्म में ब्रिटेन जाते हैं। नंबर 2, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड का बैलेंस कुछ ऐसा है जिससे जो पूरा फेवर है वो ब्रिटेन को मिल रहा है। जैसे कि क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल सस्ते दाम में भारत से खरीदा जाता है और
और वो ब्रिटेन पहुंच के ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, और वहाँ पे प्रोडक्शन होने के बाद फिर वापस उसका एक्सपोर्ट होता है इंडिया की तरफ, मतलब भारत के बाजार में उसे बेचा जाता है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से प्रॉफिट ब्रिटेन को ही मिल रहा है। तीसरा है वॉर एक्सपेंडिचर, मतलब भारत में जो अंग्रेज लड़ते थे, जो वॉर करते थे, तो उसका एक्सपेंडिचर भी भारत के लोगों को चुकाना पड़ता था, लेकिन फायदा ब्रिटेन का होता था। और नंबर 4 कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, ब्रिटेन ने बनाया, जैसे कि रेलवे बनाया, रोड बनाया या और बहुत सारी चीजें बनाई, तो उसका फायदा भी ब्रिटेन को हो रहा है, लेकिन उसका खर्चा जो है वो भारत के लोगों को चुकाना पड़ रहा है। तो मतलब सारे पैसे कमा के फिर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चुकाना है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि इन चारों कंपोनेंट से भारत की संपत्ति जो है वो ब्रिटेन की तरफ जा रही है। और इन चारों में भी हम देखें कि मोस्ट डैमेजिंग कौन सा है, सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा कंपोनेंट करता है, तो चौथा कंपोनेंट सबसे ज्यादा डैमेज करता है भारत की इकोनॉमी को, और वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनका इन्वेस्टमेंट भारत में। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि अगर भारत को अपने हालात सुधारने हैं, अगर भारत को अपनी इकोनॉमी को सुधारना है, तो सबसे पहले उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भारत में आता है, जो भी फॉरेन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको कम करना पड़ेगा, उसको समाप्त करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को शुरू करना पड़ेगा। और यही ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है वो फाउंडेशन बनती है, वो एक आधार बनती है जिसके ऊपर हमारा नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या हमारा नेशनल स्ट्रगल या स्वराज मूवमेंट शुरू होता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के इस सिद्धांत को R.C. दत्त के द्वारा भी समर्थन मिला है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1904 में लिखी गई थी। तो उन्होंने कहा है कि भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो एक बादल की तरह है, जो गंगा नदी से मॉइस्चर लेकर बादल तो बनाता है, लेकिन यही बादल लंदन जाता है, और लंदन में जो थेम्स नदी है वहां जाकर बारिश कर देता है। तो इसी तरीके से भारत की संपत्ति लंदन या ब्रिटेन जा रही है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सिर्फ प्रोडक्शन मेथड का ही उपयोग किया था। He estimated national income by first estimating the value of agricultural production. Then he added certain percentage of non-agricultural production also. However, such method can only be called as non-scientific method. The first person to adopt a scientific procedure in estimating national income of India was Dr. V.K.R.V. Rao in 1931. इनका पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव. He was an Indian economist, a politician and educator from Tamil Nadu. Dr. V.K.R.V. Rao divided the Indian economy in two parts. Number 1, agricultural sector, and number 2, corporate sector. He also used two different methods to estimate national income in these two sectors. The two methods were number 1, product method, that is production method, and number 2, income method. The production method was used for estimating income in agricultural sector, and number 2, income method was used for estimating income in the corporate sector. Finally, the net factor income earned from abroad was added to the sum of the above two to obtain national income. अब हम देखते हैं कि आजादी के बाद what happened to estimation of national income. So आजादी के बाद the government of India appointed National Income Committee in 1949 and the chairman of the committee was Professor P.C. Mahalanobis और दो और सदस्य थे जिनका नाम था D.R. गाडगिल और Dr. V.K.R.V. Rao. The first report of the committee was presented in 1951 and accordingly National income of India was calculated for 1948 to 1949 and it was 8,710 crore and per capita income was rupees 225. भारत में
1955 से नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CSO. The Central Statistical Organization has divided Indian economy into three basic sectors for the purpose of evaluation of different data for national income. They are number 1 primary sector, number 2 secondary sector and number 3 tertiary sector. नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? तो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग, क्वारिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है. सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, गैस, वाटर सप्लाई. तो और टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? तो टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. इसमें सेवाएं आती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड एक्सटर्नल ट्रेड. The Central Statistical Organization use different methods, all the three methods to calculate national income, जैसे प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. ये तीनों मेथड को यूज करता है. अब हम समझते हैं कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जब होता है तो कौन कौन सी एक्टिविटी नेशनल इनकम में नहीं आती. तो फर्स्ट, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ये सारा डेटा इंक्लूड नहीं होता. उसके बाद कोई भी ऐसा काम जिसके बदले में रेम्यूनरेशन ना मिले तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं और ऐसा डेटा भी हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड करते. उसके बाद ब्लैक मनी एक दूसरा एग्जांपल है कि काला बाजार या काला मार्केट का जो पैसा है वो नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में नहीं इंक्लूड होता. तो आइए अब कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, Who estimated the national income for the first time in India? Option A, Mahalanobis. Option B, Dadabhai Naoroji. Option C, V.K.R.V. Rao. Option D, सरदार पटेल. यहाँ पे आंसर है B, दादाभाई नौरोजी. ऑप्शन बी इज द आंसर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम. ऑप्शन ए है एनी मनी मेकिंग एक्टिविटी, B, any laborious activity, C, any profit making activity और D, any productive activity. अब इस चार में से आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर है ऑप्शन ए, any money making activity. अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. सवाल है, ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ. अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए total forest area of the country. Option B, the destruction of forest cover of the country. Option C है pollution and environmental damage. And option D है area of reclaimed fallow land. अब यहाँ पे आंसर है ऑप्शन C, pollution and environmental damage. तो नेशनल इनकम में ग्रीन अकाउंटिंग काउंट करने के लिए हमें एनवायरमेंटल डैमेज और पॉल्यूशन के वैल्यू को काउंट करना पड़ेगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमिटी कंस्टिट्यूटेड इन 1949. ऑप्शन है ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी. ऑप्शन बी डॉक्टर V.K.R.V. राव. ऑप्शन सी प्रोफेसर D.R. गाडगिल एंड ऑप्शन डी P.C. महालनोबी. यहां पे आंसर है ऑप्शन डी P.C. महालनोबी. अब पांचवा क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया. पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. अब यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बेस ईयर इज यूज्ड टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया प्रेजेंटली. ऑप्शन ए 2004-2005. ऑप्शन बी 2011-2012. ऑप्शन सी 2001-2002 एंड ऑप्शन डी 2014-2015.
यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी 2011-2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच डज प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीडीपी, मतलब भारत के जीडीपी में, नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो इसका ऑप्शन है ए 26%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 53% एंड ऑप्शन डी 14%। अब यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी 14%। मतलब प्राइमरी सेक्टर का हमारे नेशनल इनकम में हमेशा से बहुत ही कम योगदान रहा है दूसरे सेक्टर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी? ऑप्शन ए सर्विस सेक्टर, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड ऑप्शन डी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमारे नेशनल इनकम में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिक्रीजिंग इन अ कंट्रीज इकोनॉमी देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर कम होता है इकोनॉमी में तो हम क्या कंक्लूजन मान सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है द कंट्री इज ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड नेशन, ऑप्शन बी है द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग डेवलपिंग नेशन, ऑप्शन सी है कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग लेस डेवलप्ड नेशन एंड ऑप्शन डी है द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री हैज स्टॉप्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द कंट्री इज ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। तो जो साइमन कुजनेट है, जो फादर ऑफ नेशनल इनकम है, उन्होंने कहा था कि यदि कोई देश डेवलप करता है तो उसमें यह देखा जाता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंपैरेटिव कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में कम रहता है और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का योगदान ज़्यादा रहता है। इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, अ कंट्री इज ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस पेज इनकम टैक्स? भारत में कितने टका लोग, कितने परसेंटेज लोग इनकम टैक्स को पे करते हैं? तो ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 9% एंड ऑप्शन डी 3%। आंसर है 3%, दैट इज ऑप्शन डी 3% इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए the value of goods and services, option B the sold value of old fridge, option C services rendered by housewives and option D both B and C। तो यहाँ पे पूछा है कि नेशनल इनकम में कौन सी वस्तु ऐड नहीं होगी? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है कि बोथ बी एंड सी। तो मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इज एडेड while the value of old sold goods and the services of housewife, that is non economic activity, are not added। next question है कि in terms of economy the visit by foreign nationals to witness the Commonwealth Games, 19th Commonwealth Games in India amounted to option A export, option B import, option C production and option D consumption। तो यहाँ पे आंसर होगा जैसे कोई बाहर का फॉरेनर इंडिया में आता है और इंडिया में आके कोई खर्चा करता है तो हम क्या बोलेंगे इसको? तो यहाँ पे आंसर होगा ए एक्सपोर्ट, ऑप्शन ए एक्सपोर्ट। क्योंकि जो फॉरेन नेशनल इंडिया में आते हैं और कोई खर्चा करते हैं तो हमारे लिए हमने सेवाओं का एक्सपोर्ट किया है, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो इट इज ऑप्शन ए एक्सपोर्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्लोज इकोनॉमी is an economy in which option A the money supply is fully controlled, option B deficit financing take place, option C only exports take place and option D neither exports nor imports take place। अब यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स
टेक प्लेस। अगर क्लोज इकोनॉमी है तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू द, अभी यहाँ पे ऑप्शन है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। ऑप्शन बी है सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी है सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑप्शन डी है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। यहां पे आंसर होगा ऑप्शन डी, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।